तो करंट से हर साल लगभग पेपर में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। करंट हॉट टॉपिक्स, बहुत हॉट टॉपिक है करंट, ठीक है। पहला फॉर्मूला होता है आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाई डी टी होता है हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में ये फिज़िक्स का पहला लेक्चर है और ये करंट के ऊपर है। करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीरियसली आसान भी टॉपिक है, ठीक है। तो करंट से हर साल लगभग पेपर में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, हर पेपर में। तो इसका मतलब अगर आपका करंट सही से है तो आपके 8 नंबर पक्के हैं। तो ये जो लेक्चर है इसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी लिंक में, डिस्क्रिप्शन में। और आपको अगर बिल्कुल सही से इस्तेमाल करना है तो बेस्ट तरीका है आप कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ साथ सवाल करिए। और एंड में जितने भी सवाल आपसे हो जाएं विद इन टाइम आप बताइएगा कि सर ये सवाल मेरे से हो गए हैं, और जिससे ज़्यादा सवाल हो रहे हैं उसकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी है, और कम हो रहे हैं तो और तैयारी करिए। तो हम बिना किसी टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों का इसका टैगलाइन ही ये है कि फौलादी सवाल तगड़ा रिवीजन, मतलब रिवीजन के लिए बेस्ट चीज़ है। तो हम ऐसे वन शॉट की तरह 2-2, 4-4, 5-5 घंटे का वीडियो नहीं बना रहे, काम की सारी बातें बताएंगे और छोटे छोटे में बताएंगे, ताकि आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो और आपके अच्छे नंबर आएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलो जी। करंट हॉट टॉपिक्स, बहुत हॉट टॉपिक है करंट, ठीक है। आप छूओगे तो आपको ऐसे करंट भी लग जाएगा, ठीक है। मैं सीधे सारे फॉर्मूले एक बारी बता दे रहा हूँ जो काम के फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस करंट के लिए होता है। फिर आपके पास होता है एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है बच्चों। मार्कर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। एक सेकंड इसकी टिप एडजस्ट कर लें, ठीक है भाई। तो इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाई डी टी होता है, एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। कई बार इस पर भी सवाल आए हुए हैं कि आपको क्यू का कुछ वैल्यू दे दी, जैसे क्यू बराबर टी क्यू प्लस टी स्क्वायर, और आपसे करंट पूछा गया तो सिंपल आपको डिफरेंशिएशन लगाना है। अगर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी अगर ऐसा हो तो सिंपल सी बात है, क्यू आपको कुछ भी दे रखा है तो फाइनल चार्ज निकालो, इनिशियल चार्ज निकालो, दोनों को माइनस करो, टाइम से डिवाइड कर दो। इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, रेयर है थोड़ा। आई बराबर एन ए बी डी, ये फॉर्मूला सबको याद होता है, तब भी लिख दिया। इस वी डी की वैल्यू ई टाउ बाय एम होता है, आप ये भी याद कर लीजिए। इसमें जो टाउ होता है वो आपको पता होगा, टाउ क्या होता है। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, एम इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, आर बराबर रो एल बाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन इस पर सवाल बहुत सारे आते हैं। कई बार सवाल आ चुका है, मैंने खुद 2-3 सवाल इंक्लूड कर रखे हैं, क्योंकि आते रहते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, आपके पास रेजिस्टिविटी जो होती है इसकी वैल्यू, ये क्या आ रहा है भाई, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी जो होती है वो एम बाय एन स्क्वायर टाउ होता है। ध्यान रखना, इस रेजिस्टिविटी रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको यूनिट ध्यान रखनी है तो रो की यूनिट होती है, देखो बच्चों, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर मीटर कट गया, 1 मीटर बचा, ये ओम है। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। तो कभी वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिखा आ सकता है, लेकिन यूनिट ध्यान रखना, उसकी यूनिट जो होती है ओम मीटर होती है। चलो भाई, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ सबको पता है। J बराबर सिग्मा ई, J करंट डेंसिटी होता है, जो करंट पर यूनिट एरिया होता है वो सिग्मा ई होता है, ये भी ओम्स लॉ है। ये दोनों एक ही चीज़ है अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है, ठीक है, एक ही चीज़ है, आप देख लेना ना। मोबिलिटी जो होता है उसको म्यू से दिखाते हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई ई होता है। अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये वाली वैल्यू रखूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ई से डिवाइड कर दोगे तो ई टाउ बाय एम आएगा। एक्चुअली ये मोबिलिटी हर कोई हमेशा से पढ़ाता है, लेकिन पर्टिकुलरली इस बारी इसका नाम जेई मेंस के सिलेबस में ऐड हुआ है, तो मे भी इससे कोई क्वेश्चन आ जाए। आपको ध्यान रखना है कि मोबिलिटी क्या होता है। अगर किसी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आर नॉट है तो डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस होता है वो आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। रो के साथ भी सेम होता है। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। दोनों सेम से ही होते हैं, हालांकि हल्का सा माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन आपके लिए दोनों सेम है। तो अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है और रेजिस्टिविटी के बारे में पूछ रहा है तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। चलो जी, फॉर्मूले होगा, ये सब फॉर्मूले आपको नीचे मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अगर एक वायर को स्ट्रेच किया गया, इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एक वायर को आप स्ट्रेच कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। हालांकि मैं आपको सच बताऊं, आप इलास्टिसिटी में पढ़ोगे कि आप किसी को खींचते हो तो उसका वॉल्यूम में हल्का सा चेंज आ जाता है, बहुत हल्का चेंज आता है, लेकिन वो केवल उसी चैप्टर में आता है। अदरवाइज हम मान के चलते हैं कि वॉल्यूम जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता।
तो अगर आप किसी वायर को खींच रहे हो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो रेजिस्टेंस रो एल बाई होता है। अगर मैं ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रो एल स्क्वायर बाई ए एल हो जाएगा। ए एल जो है आपके पास वॉल्यूम है तो ये रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जनरल चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी वाई एक्स की पावर एन के प्रोपोर्शनल है, कभी भी वाई एक्स की पावर एन के प्रोपोर्शनल है, तो छोटे चेंजेस के लिए मतलब 5% के चेंजेस के लिए y का जो परसेंटेज चेंज है वो n के परसेंटेज x के परसेंटेज चेंज के n टाइम्स होता है। मतलब ये कि अगर r l स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और मान लो l में 0.1% का चेंज है तो ये स्क्वायर है तो इसका चेंज इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही कोई चीज़ l क्यूब के प्रोपोर्शनल आती, मान लो r l क्यूब के प्रोपोर्शनल होता तो जो भी l का चेंज होता उसका 3 टाइम्स हो जाता। तो जितनी पावर है उतने टाइम्स चेंज हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना ये लॉ तभी लगाना है जब छोटा सा चेंज हो। ठीक है, चलो जी, मैंने बोला 5% के लिए। जैसे कि मान लो कि मैंने बोला कि एक वायर को स्ट्रेच किया गया कि उसकी लेंथ 2% बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस का चेंज होगा वो उसका डबल होगा, मतलब 4% होगा, या अप्रॉक्सीमेट चेंज है। लेकिन अगर उसको 20% स्ट्रेच किया, ठीक है, तो अपने को उस फॉर्मूले पर नहीं लगाना, क्योंकि उस फॉर्मूले के हिसाब से जो चेंज आएगा वो 40% होगा, जो एक्चुअल में गलत है। कैसे? हम रेजिस्टेंस को सी एल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? सी इंटू एल डैश का स्क्वायर। एल डैश कितना है? 1.2 टाइम्स एल। अब तुम बोलोगे 1.2 टाइम्स कैसे? अरे बहुत सिंपल है भाई मुझे पता है कि चीज़ 20% बढ़ गई। 20% बढ़ने का मतलब 100 की 120 होगी, 100 की 120 होगी मतलब 1 की 1.2 होगी, तो हम इसको 1.2 एल लिख सकते हैं नई लेंथ को। ठीक है भाई, अब 1.2 का स्क्वायर क्या होगा? 1.44 सी एल स्क्वायर आपके पास पुराना रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ 1 थी वो 1.44 होगी, इसका मतलब 100 वाली चीज़ 144 होगी। अब 100 वाली चीज़ 144 होगी तो 40% का इंक्रीज़ है। ठीक है बच्चों, अगर आप नॉर्मल वैसे चलते तो आपका आंसर 40 आता। तो मैंने लिखा है इफ़ यू हैड गॉन परसेंटेज चेंज इन आर इज 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन एल। मेरी थोड़ी राइटिंग से कोप अप करना, मैंने खुद लिखा है। ठीक है, लेकिन ये मेरी मेहनत है कि मैंने खुद लिखा है। ठीक है, देन आंसर शुड हैव बीन 40%। आंसर 40% होता, विच इज़, अगर आपको दिख रहा है, विच इज़ स्लाइटली रॉन्ग, जो हल्का सा गलत है। ठीक है बच्चों, तो 5-6% के लिए टेंशन मत लेना। ठीक है, लेकिन जितनी परसेंटेज चेंज बड़ा होगा आपको नॉर्मली सवाल को करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलें। चलो जी, आगे चलते हैं। अगला, सीरीज में सबको पता है कि करंट सेम होता है, करंट सेम होगा और रेजिस्टेंस R1 + R2 होता है, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। पैरेलल में उल्टा उल्टा जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ध्यान रखना कि अगर 2 ही हों तो आप सिंपल 2 टर्म के हिसाब से ये आ जाता है R1 R2 बाय R1 + R2। तो केवल 2 रेजिस्टेंस होंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, और 2 से ज़्यादा अगर होते हैं तो अपन इस तरीके से जोड़ सकते हैं। सिंपल। चलो जी, इस कलर को थोड़ा बदल लेते हैं, इसको कर देते हैं वाइट, इसको भी कर लेते हैं वाइट। ठीक है जी, ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ नहीं होता कि अगर आपके पास R1 R2 R3 R4 और एक R5 रेजिस्टेंस है, इसमें करंट 0 होता है अगर R1 बाय R2 R1 बाय R4 R2 बाय R3 के बराबर है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि व्हीटस्टोन जो है वो बैलेंस्ड है, और जब भी बैलेंस्ड होगा तो इन दोनों का रेशियो सेम होगा। उस केस में R5 में कोई करंट नहीं होगा, और अगर R5 में करंट नहीं है तो आप इसको उखाड़ के बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि एक तरह से डंडा है, इसमें करंट जा ही नहीं रहा, तो इसको आप सिंपली डिस्कार्ड कर सकते हो। ठीक है ना। मीटर ब्रिज इसी पे बेस्ड होता है। मीटर ब्रिज का सिंपल सा फंडा होता है कि ये 2 रेजिस्टेंस होते हैं, एक वायर होती है, तो बेसिकली 2 रेजिस्टेंस ही हैं, 2 रेजिस्टेंस ही हैं। तो ये बैलेंस मतलब इस एमीटर या यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो भी है उसमें करंट 0 तब होता है जब इन दोनों का रेशियो सेम होता है, मतलब या इन दोनों का रेशियो सेम होता है, मतलब R1 बाय R2 x/100 - x के बराबर होता है। इसको मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस तार की लेंथ 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन एमीटर और गैल्वेनोमीटर जो भी है। ठीक है बच्चों, अगला चलते हैं। वर्क डन Q इंटू वी होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पावर निकालनी है तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो V को छोड़ दो, Q का डिफरेंशिएशन dQ/dt आएगा जो कि करंट आएगा, तो पावर VI होती है। ये पावर का फॉर्मूला किसी चीज़ के लिए लगता है, भले वो बैटरी हो, भले वो रेजिस्टेंस हो, या कुछ भी हो। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस के लिए जो पावर होगी वो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट होगी। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस की पावर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट होगी, क्योंकि भाई वो कोई वर्क तो कर नहीं सकता, वहाँ वर्क बाय टाइम नहीं, वहाँ पे हीट बाय टाइम आएगा। और इसको हम VI लिख सकते हैं, I को V/R लिख सकते हैं तो V² हो गया, या फिर V को IR लिख सकते हैं तो I² हो गया। ये सारे फॉर्मूले जो होंगे वो आपके लग जाएंगे एक रजिस्टर में। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहती है कि अगर एक रेजिस्टेंस है,
ठीक है, और आप इस रेजिस्टेंस से मैक्सिमम पावर लेना चाहते हो, अगर आप इस रेजिस्टेंस से मैक्सिमम पावर लेना चाहते हो तो सिंपल सी बात है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस अगर वेरी कर सकता है तो उसकी वैल्यू जो बाकी रेजिस्टेंस है, जैसे मान लो इस बैटरी के साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसके बराबर कर दो। और ऐसी बात नहीं, अगर और भी रेजिस्टेंस होते तो ये रेजिस्टेंस उन सबका सम हो जाता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज इस सर्किट में एक और रेजिस्टेंस होता 2R, तो इस केस में ये वाले के लिए इसके मैक्सिमम पावर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो R+2R बोलते 3R हो जाती। मतलब बेसिकली ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो बाकी सभी रेजिस्टेंस का सम होगा जो सर्किट में और दूसरे रेजिस्टेंस दे रखे। ठीक है बच्चों, एमीटर के लिए फॉर्मूला होता है, एमीटर जो करंट नापता है वो होता है गैल्वेनोमीटर का करंट इंटू 1+G/S। G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और S वो रेजिस्टेंस है जिससे गैल्वेनोमीटर को शंट किया गया। IG गैल्वेनोमीटर का करंट है और I टोटल करंट है। वोल्टमीटर में क्या होता है बच्चों, वोल्टमीटर में कुछ नहीं होता, जैसे कि मान लो आपको इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इसके पैरेलल में गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस लगाए थे, ये पूरा मिल के वोल्टमीटर होता है। और अगर गैल्वेनोमीटर में करंट IG है, मतलब अगर यहाँ करंट IG जा रहा है, ठीक है, तो आपके वोल्टमीटर की रीडिंग IG G+R होती है, जहाँ पे G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और R जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया वो है। ठीक है बच्चों, चलो जी, अब हमने ये सब चीज़ें कर ली। बैटरी के बारे में देखते हैं। बैटरी अगर डिस्चार्जिंग हो, डिस्चार्जिंग का मतलब इसके बड़े डंडे से करंट बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, इस केस में इसका पोटेंशियल डिफरेंस E-IR होता है। अगर बैटरी चार्जिंग हो मतलब इसके अंदर करंट घुस रहा है बड़े डंडे से तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस E+IR होता है। ध्यान रखना, अगर आइडियल बैटरी है तो उसका R 0 होगा, तो चाहे डिस्चार्जिंग हो चाहे चार्जिंग हो उसका पोटेंशियल डिफरेंस E ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साहब। अगर कई सारी बैटरी सीरीज में है तो आप उनको एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो। वो एक बैटरी जो होती है उसका जो EMF होता है वो सबका सम होता है, लेकिन उल्टा सीधा ध्यान रखना, मतलब अगर सबके बड़े डंडे लेफ्ट है, ठीक है, सब सेम सेंस में करंट फ्लो कर रही हैं तो उनको जोड़ना है। अगर कोई उल्टी सेंस में करंट फ्लो कर रहा है तो उसको घटाना है। रेजिस्टेंस सिंपल सी बात है, सिग्मा R होगा, सबके रेजिस्टेंस सीधे से जोड़ने हैं। अगर पैरेलल में है, ठीक है, तो इनकी जगह एक बैटरी एक रेजिस्टेंस लग सकता है। जो ई नेट होता है वो E1/R1 + E2/R2 डिवाइड बाय 1/R1 + 1/R2 होता है। ठीक है बच्चों, इसमें पोलैरिटी का ध्यान रखना। पोलैरिटी का ध्यान रखने का मतलब ये दोनों सीधे हैं, लेकिन सपोज कि अगर ये बैटरी उल्टी होती, मतलब इसका छोटा डंडा इधर होता तो ये माइनस किया जाती। सीधी है तो कोई दिक्कत। ठीक है बच्चों, और जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो सिंपल जैसे पैरेलल में जोड़ते हैं 1/R1 + 1/R2 के तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये सब कुछ हो गया। ठीक है बच्चों, और देखते हैं क्या कुछ और फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, और फॉर्मूले देख लो बच्चों। जंक्शन लॉ आपको पता है, जंक्शन लॉ कुछ नहीं होता, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है और ये कहता है कि जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है। इसका मतलब सपोज कि अगर मेरे पास एक जंक्शन है, यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से अगर 3 एम्पियर निकल रहा है तो आया 10 गया 3, इसका मतलब 7 और जाएगा। आना जाना बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर आया ज़्यादा और गया कम तो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जितना जाएगा उतना ही आएगा, जितना आएगा उतना ही जाएगा। इसको कहने का एक और तरीका होता है, वो ये होता है कि किसी जंक्शन पे अगर पोटेंशियल V है और उसके पेरिफेरी पर, मतलब अगर बाहर V1 V2 V3 है, तो सिंपल सी बात है, आप जंक्शन और पेरिफेरी को माइनस करो, V- V1/R1 + V- V2/R2 + V- V3/R3 ये 0। बेसिकली ये वही है कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर है। तो इससे बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो अब तक बच्चों हमने क्या किया, अब तक हमने कई सारे चीज़ें, अब हम लोगों ने मैक्सिमम फॉर्मूले लिख दिए, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी समझाने की चीज़ें हैं जो मैं आपको सवालों के माध्यम से समझाते रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं आगे। ये सवाल सिंपली जंक्शन लॉ पे बेस्ड है, आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो। देखो, बेस्ट तरीका इस पूरे सेशन का फ़ायदा उठाने का ये है कि कृपया करके पॉज करें और इस सवाल को ट्राई करें। ठीक है बच्चों, प्लीज़ ट्राई करें। ठीक है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, सिंपल देख देख के करने से कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे तो आपके बहुत सारे टीचर बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, लेकिन ये जो टाइम है इसका यूटिलाइजेशन तभी हो सकता है जब आप इन सवालों को देख देख के करें। तो कृपया करके इन सवालों को देखें और साथ साथ करें। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि ये सर्किट दिखा रखा है, इन पर पोटेंशियल दे रखा है ABC पर 30 वोल्ट, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल 30 वोल्ट है। ठीक है, B पर कितना 12 वोल्ट है और C पर कितना 2 वोल्ट है। क्वेश्चन कह रहा है द करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं, यहाँ पोटेंशियल नहीं दे रखा तो यहाँ V मान लेते हैं, मान लिया V। अब यहाँ पर लगाते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ सिंपल होता है कि V जंक्शन माइनस V पेरिफेरी बाय रेजिस्टेंस, V माइनस ये कांस्टेंट होता है, ये 0 होता है, कांस्टेंट नहीं होता, 0 होता है। तो अगर हम इससे सॉल्व करें तो इसका जो पहला वाला आएगा ये आ जाएगा V - 30/10, अगला आ जाएगा V - 12/20 और तीसरा आ जाएगा V - 2/30 और ये सम कितना होना चाहिए 0। अब सॉल्व करोगे, मैं नहीं सॉल्व कर रहा, तो V = 20 आ जाएगा। V 20 आ गया
तो एक बार आपका यहाँ पे 20 वोल्ट आ गया, तो अगर मेरे पास यहाँ पे 20 वोल्ट आ गया तो सिंपल सी बात है, ये 20 वोल्ट हो गया। अब इसमें करंट पूछा है, तो इसका करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V/R। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, इसके एक सिरे पर 20 वोल्ट है तो यहाँ तो 20 वोल्ट हो गया, दूसरे पे 12 वोल्ट है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना 20 है, तो आंसर कितना हो गया 8/20 यानी कि 4/10 0.4 एम्पियर। लो जी, आपका पहला आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अगर आप कर गए तो नीचे लिखना भाई, लिखते ना नीचे सब, 10 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अच्छा, तो आपने एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, AOTS बोलते हैं इसको, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, ठीक है। तो अगर आपको सीरियसली बहुत अच्छी फील लेनी, जेई मेन के बहुत अच्छे क्वेश्चन करने, और इस टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन मैच भी करते हैं, ठीक है। तो 60-70% क्वेश्चन मैच भी कर जाते हैं। तो आपको अगर एक बहुत अच्छा स्कोर लाना, मज़े लेने हैं, आपको जेई की एक्चुअल फील लेनी, तो इस टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन करिए, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, वीडियो सोल्यूशन भी है और लाइव मेंटरशिप सेशन भी है, ठीक है। आपको लाइव मेंटरशिप मिल सकती है टीचर से, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। फिर वही बात है, अगर आपको सीरियसली फ़ायदा लेना है तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वोल्ट मीटर रीड्स 2 वोल्ट, ये गलती से आ गया है, अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, रेजिस्टेंस बताना है वोल्ट मीटर्स का। तो देखो बच्चों, एक तरीका होता है, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, लेकिन आप सिंपल सी बात है, जैसे आप यहाँ पे 0 वोल्ट लिख दो, यहाँ पे 3 वोल्ट लिख दिया, प्लेन वायर में कोई डिफरेंस नहीं है, 3 वोल्ट आएगा, ठीक है बच्चों। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इसका 2 ओम, इसने 2 वोल्ट नापा, तो यहाँ 2 वोल्ट हो गया, यहाँ भी 2 वोल्ट हो गया, प्लेन वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताना है इस केस में कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो बच्चों, ये 3 है, ये 2 है, तो इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा 3 में से 2 गए 1, तो इसका जो करंट होगा वो कितना होगा बच्चों, इसका जो करंट होगा वो होगा V/R। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 3 - 2, और R कितना है 2, तो इसका करंट इसका हो गया आधा एम्पियर। तो यहाँ से कितना करंट आया बच्चों, आधा एम्पियर, आधा एम्पियर आया करंट। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, यहाँ 2, यहाँ 0, ये 5 है, तो इसका करंट होगा V/R। V कितना हो गया, 2 - 0 2, 2/5 कितना हो गया बच्चों, 2/5 इज 4/10 मतलब 0.4 एम्पियर। अब यहाँ कितना करंट गया, 0.4 एम्पियर। अब यहाँ पे लगाना है जंक्शन लो, जंक्शन लो क्या होगा, 0.5 में से 0.4 चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना गया, 0.1 एम्पियर, ठीक है बच्चों। अब मुझे पता है कि V = IR होता है, तो आप इस वोल्ट मीटर की बात करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2, करंट कितना 0.1, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस R कितना हो गया 20। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। मज़े आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, मज़े आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन होंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, आप उनको कर लोगे, ठीक है। इनफैक्ट मैं बताऊँ, मैं थोड़ा हल्का सा टफर साइड पर चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपसे ये होंगे तो वो कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। अगला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मेटलिक वायर की लेंथ 20% बढ़ा दी और एरिया 4% कम कर दिया, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द मेटलिक वायर। मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को करो। देखो भाई, मैं करता हूँ, रेजिस्टेंस ρL/I होता है, आप भी करिए। नया रेजिस्टेंस कितना होगा, रो तो वही है, लेंथ को 20% बढ़ाने का मतलब 1.2 टाइम्स कर दिया। अब एरिया को 4% कम करने का मतलब 0.96 टाइम्स कर दिया। आप इस चीज़ को समझ लो, बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे मान लो कोई चीज़ 4% कम हुई का मतलब 100 की 96 होगी, और अगर 100 की 96 होगी मतलब 1 की 0.96 होगी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आप इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। मैं डिवाइड करूँगा, मैं भी डिवाइड कर लेता, चलो भाई 120/96 लिख सकते हैं, और ρL/I आपके पास पुराना रेजिस्टेंस आ गया, सिंपल सी होगी। अब क्या ये जाता है, चले जाता होगा कुछ ना कुछ यार, ये 1.25 आ जाएगा, आप कर लेना, ठीक है। तो ये 1.25 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है आपका 25% का इंक्रीज़ है, ठीक है। बताओ कितना सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से बहुत सवाल आते हैं, ट्रस्ट मी। अगर आप बोलो कि सिंगल मोस्ट फॉर्मूला कौन सा जिससे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, तो यही है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से बहुत सवाल आते हैं, ठीक है बच्चों। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। तो कैसे करते हैं, देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात, अगर किसी पॉइंट का रेजिस्टेंस सेम, पोटेंशियल सेम है, तो उसको एक ही नाम दे दो। जैसे मान लो ये ए है, तो इसको भी ए मान लो, क्योंकि यहाँ से यहाँ प्लेन वायर है, और इसको भी ए मान लो, ठीक है। हम कलर थोड़ा बदल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको भी ए मान लेते हैं, इसको ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इन सबको ए मान लेते हैं, या फिर चलो इसका नाम तो ए है, इसका नाम डी दे रखा है, इसको बी मान लेते हैं। अब ध्यान रखना बच्चों, ए और डी ये प्लेन वायर से कनेक्टेड, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो आप ए और डी को एक ही जगह बना सकते हो। ऐसे ही बी और सी को भी आप एक ही जगह बना सकते हो। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना, ए से सी के बीच में 20 किलो ओम, तो 20 किलो ओम बना दो, मैं किलो नहीं लिख रहा। ऐसी सी से डी के बीच में फिर 20 है, ठीक है, तो सी से डी भी यही हो जाएगा 20।
एक रेजिस्टेंस और बचा डी से बी के बीच में। डी से बी के बीच में कितना है बच्चों? 10 किलो ओम है। हमारे सारे रेजिस्टेंस हो गए। जैसे जैसे जो रेजिस्टेंस बनाओ उसको काट लिया करो, कई एक बार एक चीज़ को 2 बार ना लिख दो। अब सिंपल है, 20 और 20 का पैरेलल में 10 होगा, 10 का पैरेलल में 5 हो जाएगा, तो आंसर 5 किलो ओम आ गया। लो जी, कितना आसान है। तो आंसर इसका फर्स्ट 5 किलो ओम हो गया। ठीक है, मज़ा आ रहा है बच्चों? ठीक है, सीखते चलो, सारे फॉर्मूले भी यूज़ होंगे और धीमे धीमे आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी। ओके बच्चों, आगे चलें। इन द सर्किट गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस इज x/3 ओम। इस ये जो रेजिस्टेंस है इससे करंट x/3 है, तो वैल्यू ऑफ x बतानी है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का यूज़ करेंगे। देखो बच्चों, थोड़ा हल्का हल्का ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी जगह एक बैटरी लगाओगे तो उस एक बैटरी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 4 + 8 नहीं, देखो 8 एंटी क्लॉकवाइज करंट बहा रही है, 4 क्लॉकवाइज बहा रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें पोलैरिटी ऐसे मत देखा करो। जैसे मान लो सपोज अगर आपके पास 2 बैटरी ऐसे हैं, आपको लग रहा और कुछ रेजिस्टेंस भी नो डाउट आपको लग रहा होगा क्योंकि पोलैरिटी सेम है, लेकिन एक्चुअली जैसे मान लो ये 8 है, ये 3 है, तो इस केस में आपको इनको माइनस करना, क्योंकि देखो ये 8 एंटी क्लॉकवाइज बहा रही है, 3 क्लॉकवाइज बहा रही है। तो आप एक बार देख लो कि सर्किट में उनके करंट बहाने का सेंस क्या है। अगर सेम सेंस है तो प्लस कर दो और ऑपोजिट सेंस है तो माइनस कर दो। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको हटाया। फिलहाल हमको पता है कि इसका जो सेंस है उन दोनों का सेंस अलग अलग है। तो आपके पास जो ई नेट होगा वो 8 - 4 होगा, यानी कि 4 वोल्ट, और आपके पास जो आर नेट होगा इन सब का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 0.5 और 1। कितना हो गया बच्चों? 1.5 ओम। ठीक है, हो सकता है ब्लर दिख रहा हो, लेकिन ये 0.5 या 1 है। ठीक है बच्चों, अब आपके पास ये सर्किट किस में कन्वर्ट हो गया? ये सर्किट इसमें कन्वर्ट हो गया कि आपके पास एक 4 वोल्ट की बैटरी है जिसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम है। ठीक है, और नीचे आपके पास 4.5 और 3 और 6। ध्यान रखना 3 और 6 का जो पैरेलल होता है वो 3 × 6 / 3 + 6, 3 × 6 18 / 3 + 6 9 2 होता है। तो बेसिकली 4.5 और 2, 4.5 और 2 कितना हो गया बच्चों? 6.5 हो गया। अब आपको करंट लिखना है तो सिंपल सी बात है, जो करंट आपके पास हो गया वो आपके पास हो गया 4/6.5 + 1.5 कितना हो गया? 8। इसका मतलब आधा एम्पियर करंट हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये जो आधा एम्पियर करंट है वो तो बैटरी से निकला, तो भाई हमारे पास आधा एम्पियर करंट यहाँ से निकल गया। अब करना क्या है बच्चों? हमको इस 3 और 6, भाई ये आधा एम्पियर आएगा तो ये 3 ओम और 6 ओम में आपके पास डिवाइड हो जाएगा। अब मेरे से पूछा गया कि इस पर्टिकुलर 3 ओम में कितना करंट होगा। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं डिवाइडिंग ऑफ करंट। बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। आपको कभी भी किसी चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसका तरीका क्या होता है? जैसे कि मान लो मैं आपसे बोलूं कि मुझे 50 रुपए को, है ना, 1:2:7 में डिवाइड करना है। तो तरीका क्या होता है बच्चों? आप कभी भी ऐसा करते हो कि आप उसका 1 + 2 + 7 बोले तो 10 टुकड़े कर दो। तो 50 के 10 टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़ा कितना आएगा? 50/10 बोले तो कितने का? एक टुकड़ा आ गया 5 का। अब आपके पास 10 टुकड़े हो गए 5 के, इसको दे दो एक टुकड़ा, 5 एकम 5, इसको दे दो 2 टुकड़े, 5 2 जा 10, इसको दे दो 7 टुकड़े, 5 7 जा 35। मतलब आपके पास जो आएगा 5 का एक टुकड़ा, 5 के 2 टुकड़े और 5 के 7 टुकड़े। तो ये हो जाएगा, इन तीनों का सम देख लो आप, 15 + 35 50 होगी। ऐसे करते हैं। अब देखो बच्चों, ये दोनों चीज़ें पैरेलल में है और आपको क्या करना है? इनमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ध्यान रखना, पैरेलल में है तो इनका पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम का मतलब क्या हुआ कि I1 R1 I2 R2 के बराबर है। ये दोनों का पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका मतलब इनका जो करंट का रेशियो होगा वो आपके पास होगा I1/I2 कितना होगा? R2/R1। तो इसके और इसके करंट का रेशियो रेजिस्टेंस के रेशियो के उल्टा हो जाएगा, मतलब इनके करंट का रेशियो हो जाएगा 6:3। 6:3 हुआ तो 2:1। ठीक है, तो इस आधे एम्पियर को 2:1 में डिवाइड करना, मतलब इसमें 2 इसमें 1। ध्यान रखना, हमेशा करंट ऐसा होता है कि जो कम रेजिस्टेंस है उस पर ज़्यादा जाता है। कोई भी ऐसा ही करेगा, आपको जहाँ कम रेजिस्टेंस दिखेगी वहाँ पे आप ज़्यादा जाओगे। ठीक है ना, एक सड़क पे बहुत भीड़ है, एक सड़क पे कम भीड़ है, तो नेचुरल सी बात आपको जाना है तो आप कम भीड़ वाली सड़क लोगे, अनलेस आपको मौज मस्ती नहीं करनी ज़्यादा भीड़ भाड़ में। तो अब इसमें अब करना क्या है कि टोटल करंट को 2 भागों में डिवाइड करना है। तो इसमें 2:2, इसमें 2 भाग जाएंगे, तो टोटल कितने होंगे? 2 + 1 3 टुकड़े कर दो, मतलब इसमें 2/3 करंट जाएगा, इसमें 1/3 जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसमें जो करंट जाएगा आपका 2/3 होगा, तो दैट विल बी 2/3 ऑफ 1/2 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों? ये आ जाएगा 1/3 एम्पियर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर करंट x/3 एम्पियर है तो x कितना है? तो x आपके पास 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं और मज़े आ रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए और नीचे लिखते रहिए सर मेरे से इतने क्वेश्चन हो गए। और ट्रस्ट में अगर आपसे सारे क्वेश्चन हो गए तो आप एकदम गजब ही कर दोगे, आप एकदम मचा दोगे, तबाही कर दोगे आप। चलो जी, अगला क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, और अगर आप ट्राई करोगे तो लेट्स सी आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। लेकिन ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 एम्पियर और 1.2 एम्पियर करंट फ्लो करते हैं 0 और 100 पर। तो मेरे से पूछ रहा है 50 डिग्री सेल्सियस पर कितने समथिंग इंटू 100 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो समथिंग बताना है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो भाई, हमको पता है, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है V बार होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो दे नहीं रखा, रेजिस्टेंस V बराबर आई आर, रेजिस्टेंस V बाई होता है, ठीक है। तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस ये मान लेते हैं V बाय करंट कितना है बच्चों 2, और 100 डिग्री सेल्सियस पे करंट कितना है, बच्चों 1.2, ठीक है बच्चों। 0 पर करंट 2 है, 100 पे 1.2। अब मेरे से पूछा गया है कि इस केस में 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। तो भाई 50 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस होगा इन दोनों का मिड होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में जो ग्राफ आता है भाई हमारे पास होता है ना, R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, T माइनस T नॉट, यही तो हुआ। तो अगर मैं इस हिसाब से चलता हूँ तो इस केस में R0 1 प्लस अल्फा, तो अगर आप देखो R और T में एक लीनियर रिलेशनशिप है, और अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो इनका सीधा सा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो वाला पॉइंट उनका ठीक एवरेज होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो 50 का जो रेजिस्टेंस होगा वो V बाय करंट होगा, और ये इन दोनों का एवरेज होना चाहिए, ठीक है बच्चों, एवरेज होना चाहिए। अब हम वैल्यू लिख देते हैं, तो V बाय आई इज इक्वल टू R0 V बाय 2 है, R100 V बाय 1.2 है, डिवाइड बाय कितना है 2 है। आप इससे सॉल्व कर लोगे और आपके पास जो I की वैल्यू आएगी वो 1.5 एम्पियर आ जाएगी शायद, ठीक है। तो 1.5 एम्पियर आ गई आपके पास आंसर, ठीक है। और उससे आपकी ये वैल्यू, इसको 1500 मिली एम्पियर बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि कई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि एक 2 है एक 1.2 है, तो लोग क्या करते हैं, इनका एवरेज निकाल लेते हैं। अगर इनका एवरेज निकालोगे तो 2 और 1.2 का एवरेज 1.6 आता है, नहीं आता। 2 प्लस 1.2 3.2 डिवाइड बाई 2 1.6, वो गलत हो जाता है, क्योंकि आपको जो एवरेज निकालना है करंट का निकालना है, रेजिस्टेंस का निकालना है। इसीलिए क्वेश्चन कई लोग इसको 15 की जगह 16 कर लेते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है, इसीलिए ध्यान से करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और आपसे अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो नीचे लाइक दे देना और लिखना भाई कि सर मेरे से इतने क्वेश्चन हो गए, इतने क्वेश्चन हो गए। अगर आपसे सारे क्वेश्चन हो गए तो भाई आप तबाही मचा दोगे, आप 100% के खिलाड़ी फिजिक्स में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इसको शंट किया गैल्वेनोमीटर में, और इस पर 250 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आता है। लेकिन जब वोल्टमीटर बनाया 1050 रेजिस्टेंस से, तो इसमें 25 वोल्ट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन आता है। बेसिकली ये सवाल आपको एक ही बारी में आपको वोल्टमीटर और एमीटर को डील कर रहा है। तो मैंने कहा था आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एमीटर में जो करंट होता है वो IG 1 प्लस G बाय एस होता है, और वोल्टमीटर में IG R प्लस G होता है, ठीक है। हमको इसमें G निकालना है, तो हम सिंपली इनको डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो I बाई वी हाँ क्या, IG कट गया, ये कितना आ गया S प्लस जी डिवाइड बाय S R प्लस जी। अब कुछ नहीं करनी, सिंपल इनकी वैल्यू रखनी है, तो रखते हैं भाई वैल्यू। तो जो करंट दे रखा है मेरे को 250 मिली एम्पियर, तो 1/4 एम्पियर कर दो इसको। जो वोल्टेज आया वो आया मेरे पास 25 वोल्ट, ये 25 वोल्ट, यहाँ 25 कर देते हैं, ठीक है बच्चों। S प्लस जी जो शंट हुआ था 5 से हुआ था, तो 5 प्लस जी निकालना है, और नीचे फिर शंट 5 है, R कितना आपके पास 1050, और जी आ गया, ठीक है बच्चों। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व करने में कोई विशेष खेल नहीं है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके आंसर निकाल ले सकते हो, और आंसर आपके पास जो जी है वो 50 ओम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अच्छा सवाल था भाई, एक सवाल में दो चीज़ें उसने डील कर रखी हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा है सवाल करने में। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक करते रहिएगा, और अभी आगे चलते हैं ना। तो हम बहुत सारे कंसेप्ट सीख चुके हैं, आगे भी सीखते हैं, ठीक है। एक लेक्चर में आपका पूरा करंट अच्छे से रिवाइज हो रहा है ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग सारे के सारे नुक्स एंड कॉर्नर्स पकड़ के छोटे से लेक्चर में आपको दे दें। इस लेक्चर में फालतू की टाइम बर्बादी नहीं है, फालतू का कुछ नहीं है, बिल्कुल पावर पैक्ड लेक्चर है ये। अच्छा बच्चों,
अगला क्वेश्चन ये है, एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है, इसमें 2 ओम और 3 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं। अगर 3 ओम को x ओम से शंट करते हैं तो बैलेंसिंग पॉइंट 22.5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है। तो x की वैल्यू बता रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले क्या है बच्चों, एक 2 ओम है और एक 3 ओम है। अब अगर आप इसमें गैल्वेनोमीटर लगाओगे तो मैंने क्या बोला, इन दोनों का रेशियो के सेम होता है, तो इनका रेशियो 2:3 है, तो इसका भी 2:3 होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, ये 40 सेंटीमीटर होगा, ये 60 सेंटीमीटर होगा। सिंपल, आप कर लो x/100 - l, लेकिन आना वही है, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब मैं इस 3 ओम को x से शंट कर देता हूँ, तो जब मैं 3 ओम को x से शंट कर देता हूँ, तो मैंने इसको x ओम से शंट कर दिया। अब कह रहा है ये पॉइंट हिल गया। तो देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सीरीज में कुछ भी ऐड करोगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन पैरेलल हमेशा रेजिस्टेंस कम होता है। अगर 2 चीज़ों का पैरेलल, जैसे 6-3 का पैरेलल 2 आता है, 4-4 का पैरेलल 2 आता है, 10-10 का पैरेलल 5 आता है। पैरेलल में ध्यान रखना, जो इक्विवेलेंट होता है वो छोटे से भी छोटा होता है। अब इसको जैसे ही शंट करोगे आप, तो ये रेजिस्टेंस 3 से कम हो जाएगा। 3 से कम, तो राइट वाली साइड छोटी हो गई, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, राइट वाली अगर ये रेजिस्टेंस कम हुआ है तो ये साइड भी, क्योंकि इनका रेशियो सेम होता है, तो इसका मतलब ये चीज़ कम हुई है, तो इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर कहीं आगे जाके शिफ्ट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये गैल्वेनोमीटर का जो बैलेंसिंग पॉइंट है, जो जॉकी का बैलेंसिंग पॉइंट है, 22.5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। मतलब ये 40 है, तो ये 40 प्लस 22.5 मतलब तो 62.5 हो जाएगा, और ये 60 माइनस 22.5 हो जाएगा। तो 60 माइनस 22.5 कितना होता है भाई, 60 में से 20 गए 40, और 37.5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो बताओ कि x कितना है। अब कुछ नहीं होता, इन दोनों का रेशियो, अब एक काम कर लेते हैं, इन दोनों का रेजिस्टेंस टोटल मिला के अपन मान लेते हैं, मान लेते हैं कि इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस R है, मान लिया। अब कुछ नहीं है बच्चों, 2/62.5 इज इक्वल टू R/37.5। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपके पास R की वैल्यू शायद 1.2 ओम आ जाएगी 1.2 ओम, और इस R की वैल्यू कितनी है, 3x/3 + x। ठीक है, यहाँ से आप x सॉल्व करना, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि जनरली आजकल फिजिक्स बहुत आसान आ रही है। ये क्वेश्चन थोड़े से टफर साइड पे ही है, मतलब ये मॉडरेट और टफ है। ये इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं ले रहा मैं। अगर आपसे ये हो रहे हैं तो आपसे करंट के बाकी क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अच्छा रिवीजन चल रहा है, और देखते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे नुक्स एंड कॉर्नर्स, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब कुछ कवर कर ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोग आंख मूंद करके आंसर भी दे सकते हो। देखते हैं कौन ऐसे हैं जो कि हवा में आंसर दे देते हैं। एक वायर की लेंथ को 30% बढ़ा दिया, उसके रेजिस्टेंस में कितने % चेंज आएगा। सिंपल सी बात है, R = CL² होता है। ठीक है, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, सिंपल सी बात है, 30% बढ़ाने का मतलब 1.3 टाइम्स कर दिया, ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 होता है, 1.69 टाइम्स CL² को R लिख सकते हैं। इसका मतलब जो चेंज हो गया वो 69% का हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई सब, कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं लगभग हर टाइप के क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ से एक नया कंसेप्ट आएगा आपका शॉर्ट सर्किट का। शॉर्ट सर्किट बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे मान लो करंट हमेशा हल्का रास्ता चूज करती है। ध्यान रखना, अगर कोई भी रेजिस्टेंस है और करंट आया, और इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक प्लेन वायर है, तो इस केस में इस रेजिस्टेंस से कोई करंट नहीं जाता। तो मतलब जिसको आपने शॉर्ट सर्किट किया आप उसको बिल्कुल हटा सकते। तो आप भूल जाओ कि ये कुछ है, सारा का सारा करंट जो होगा वो प्लेन वायर से आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग में यही होता है कि हमेशा करंट बिल्कुल जो छोटा रास्ता है, अगर कोई रास्ता बहुत छोटा तो सारा करंट वहीं से भग जाता है। तो बेसिकली जिसको अपन ने शॉर्ट सर्किट किया उसको आप गायब कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है बच्चों, करना ऐसा है कि इस केस में हम इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। 3 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 2 ओम। अब इसके बाद देखो बच्चों, ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम है। ठीक है, कलर बदल लेते हैं। अब देखो बच्चों, इस पॉइंट, अब देखो ये एक ही पॉइंट है, तो इसके साथ एक प्लेन वायर बना दो, जो ये वाली वायर को मैंने यहाँ बना दिया, और ये दोनों सीरीज में 4 का कितना हो जाएगा, 8 हो। अब देखो बच्चों, जब यहाँ पर करंट आएगा यहाँ से, तो इसके पास 3 रास्ते हैं, ये 2 ओम का,
ये प्लेन वायर या 8, इन दोनों को छोड़ के भूल के वो सीधे प्लेन वायर से चल जाएगा। प्लेन वायर से गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इन तीनों का, इन दोनों का कोई यूज़ नहीं है, तो आप इनको हटा सकते हो। अब ये सर्किट सिंपली क्या हो गया, सर्किट सिंपली ये हो गया कि मेरे पास यहाँ पर बच गई एक प्लेन वायर, तो आप सिंपल यहाँ प्लेन वायर लगा दो। मतलब सिंपल सी बात कि इसको और इन दोनों को इस प्लेन वायर ने शॉर्ट सर्किट कर दिया। लो जी, क्वेश्चन हो गया आसान। अब क्वेश्चन आसान हो गया तो करना क्या भाई, 2 और 2। अब ये 2 और 2 जो हो गए पैरेलल में हो गए, क्योंकि इनका एक सिरा ये है, एक सिरा यहाँ से कनेक्टेड है, तो 2 और 2 का कितना हो गया 1। अब 3, 1 और 6, टोटल आपके पास कितना हो गया 10 ओम। तो इसमें 10 ओम आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया। देखो जी कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों आपको मजा आ रहा होगा और आपने शॉर्ट सर्किट भी सीखा कि जब भी कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट होगी तो उसको हटा दो, उसमें कोई करंट नहीं है तो एक तरह से वो बेकार है, वो एक लकड़ी का डंडा, उसको आप हटा सकते हो। आगे चलते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, तो बच्चों सीखते रहो, और असली सीखना वही जिसमें कॉपी पेन साथ लेके सीखो, ठीक है। आप जितने सवाल अपने हाथों से कर लो उतना अच्छा। कई बार जानते हो 4-4 नंबर से रैंक बहुत चेंज हो जाती है, हज़ारों में चेंज हो जाती है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन कब आ जाए, कब हिट कर जाए, आपको पता ही नहीं, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है, ये 4 ओम है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है 4 ओम, इससे कितना करंट जाएगा, बाकी सब कुछ यही लिखा पड़ा है। अब देखो ये दोनों पैरेलल में, लेकिन आप ध्यान से देखना, इसका बड़ा डंडा लेफ्ट है, इसका छोटा डंडा लेफ्ट है, मतलब ये जो पैरेलल है इसमें अपने को थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो ई नेट आएगा, तो देखो आर नेट तो सिंपल है, 3 और 6 का 2 आना है ना। तो आपके पास जो आर नेट होगा वो तो कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। अब ई नेट निकालते हैं। ई नेट कैसे निकालेंगे बच्चों, सिग्मा ई बाय आर डिवाइड बाय 1/r, ये तो होता है। अब करना क्या है बच्चों, ऊपर वाला 12 है तो 12/3 आएगा, नीचे वाला कितना है 6 है तो 6/6 आएगा, लेकिन ध्यान रखना माइनस लगाना है, क्यों, क्योंकि उसकी पोलैरिटी उल्टी है। और नीचे 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है बच्चों। अब मेरे पास हो गया 4 में से 1 गया 3, और ये मेरे पास हो गया 1/2, तो ये हो गया 6 वोल्ट। मतलब अगर मैं इसकी जगह एक बैटरी लगा दूं तो वो बैटरी जो होगी मेरे पास, वो मेरे पास होगी 6 वोल्ट की, एक बैटरी होगी 6 वोल्ट की। अब सिंपल सी बात है, तो हम इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं कि ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक बैटरी लग गई 6 वोल्ट की, वो इसके हिसाब से लगेगी क्योंकि ये पॉजिटिव था। हाँ, अगर आंसर नेगेटिव आता तो इसके हिसाब से लगती, क्योंकि ये प्लस ये माइनस लिया, और इसकी जगह एक रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लग गई, ठीक है। अब करंट पूछा, सिंपल है, 6 वोल्ट की बैटरी है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट आपके पास 1 आ गया। लो जी, मज़ा आ रहा है सवाल करके। अब सोचो, अगर किसी को ये पैरेलल में जोड़ने का फॉर्मूला नहीं पता तो कितनी दिक्कत है उसके लिए, लेकिन जिसको जोड़ने का फॉर्मूला पता है उसके लिए एक लाइन का आंसर है, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ बच्चों लाइक करते रहना, अच्छे अच्छे कमेंट देते रहना। बीच वाला पॉइंट उनका ठीक एवरेज होगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो 50 का जो रेजिस्टेंस होगा वो V बाय करंट होगा, और ये इन दोनों का एवरेज होना चाहिए, ठीक है बच्चों, एवरेज होना चाहिए। अब हम वैल्यू लिख देते हैं, तो V बाय आई इज इक्वल टू R0 V/2 है, R100 V/1.2 है, डिवाइड बाय कितना है 2 है। आप इससे सॉल्व कर लोगे और आपके पास जो I की वैल्यू आएगी वो 1.5 एम्पियर आ जाएगी शायद, ठीक है। तो 1.5 एम्पियर आ गई आपके पास आंसर, ठीक है। और उससे आपकी ये वैल्यू, इसको 1500 मिली एम्पियर बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि कई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि एक 2 है एक 1.2 है, तो लोग क्या करते हैं, इनका एवरेज निकाल लेते हैं। अगर इनका एवरेज निकालोगे तो 2 और 1.2 का एवरेज 1.6 आता है, नहीं आता। 2 + 1.2 3.2 डिवाइड बाई 2 1.6, वो गलत हो जाता है, क्योंकि आपको जो एवरेज निकालना है करंट का निकालना है, रेजिस्टेंस का निकालना है। इसीलिए क्वेश्चन कई लोग इसको 15 की जगह 16 कर लेते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान से करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और आपसे अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो नीचे लाइक दे देना और लिखना भाई कि सर मेरे से इतने क्वेश्चन हो गए, इतने क्वेश्चन हो गए। अगर आपसे सारे क्वेश्चन हो गए तो भाई आप तबाही मचा दोगे, आप 100% के खिलाफ। आपके पास अब देखो ये 2 12 2 6 और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अब 8 2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, R1 R2 R1 + R2, कितना हो गया 0.8 नहीं 1.6। ऐसे ही 4 और 6 का कॉम्बिनेशन कितना हो गया बच्चों, 4 × 6/4 + 6, कितना हो गया बच्चों 2.4। अब सोचने की बात ये है कि 1.6 ये 2.4 ये दोनों का मिलकर कितना हो गया, दोनों सीरीज में 1.6 + 2.4 कितना हो गया 4। तो बेसिकली अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, आपके पास क्वेश्चन हो गया कि ए और बी के बीच में मेरे पास कौन कौन सा रेजिस्टेंस हो गया, एक 2 ओम है, एक आपके पास 12 ओम है, इन सबका कॉम्बिनेशन मिला के कितना है बच्चों 1.6 और 2.4 का 4 हो गया, ठीक है बच्चों।
ऐसे ही ये कितना है 2 है और ये कितना है 6, इन सबको पैरेलल में जोड़ना है। आप पैरेलल में जोड़ोगे तो 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं, क्वेश्चनों को करना है। करंट वैसे सिंपल टॉपिक है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, कुछ मुश्किल क्वेश्चन आते थे पोटेंशियोमीटर से, जो कि हट चुका है, तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं, और कलर कोड भी हट चुका है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके पास, और इनफैक्ट ये आपके पास आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखना कमेंट्स में कि सर कितना यूज़फुल सेशन था, और कमेंट्स में लिखना कि आपने कितने क्वेश्चन आपसे हो गए, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, नया रिवाइज करने को मिला है, तो एक अच्छा सा थैंक यू वाला मैसेज भेजना, जिससे मास्टर और एंकरेज होता है। ठीक है, क्योंकि भाई देखो मास्टर भी कलाकार है, जैसे कोई कविता सुनाता तो उसको कुछ वाहवाही चाहिए, वैसे मास्टर को भी कुछ चाहिए ताकि वो खुश रहे। ठीक है, और आपके लिए और अच्छा काम करे, उसमें दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। सिंपल क्वेश्चन है, I1 + I3/I2 क्या होगा? I1 ये रहा, I2 ये रहा, और I3 नीचे वाला करंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, इसमें कहीं भी पोटेंशियल कुछ मान लो, जैसे यहाँ पर मान लो 0 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो यहाँ 0 है तो यहाँ पे 10 वोल्ट का हो गया, ध्यान रखना यहाँ 10 तो यहाँ भी 10 वोल्ट है, और यहाँ भी 0 वोल्ट है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ 10 है तो यहाँ 20 कम होगा, क्योंकि देखो इधर बड़े डंडे की तरफ ज़्यादा होता है, छोटे की तरफ कम, तो यहाँ 20 कम हो गया, -10 वोल्ट हो गया, ये -10 हो गया तो ये भी -10 हो गया, इधर भी -10 है, और इधर 0 है तो यहाँ भी 0 है। ठीक है भाई, अब करंट देखते हैं, करंट कितना होगा, इसको हटा देते हैं, इधर 0 वोल्ट लिख देते हैं। इसमें करंट होगा, देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 - 10 का 10 हो गया, तो करंट कितना होगा बच्चों, 0 - 10 तो 10 वोल्ट का, ये हाइयर पे है तो 10/10 1 एम्पियर करंट यहाँ आ गया। अब देखो बच्चों ये 10 ये 0, तो यहाँ भी 1 एम्पियर करंट आएगा और यहाँ भी 1 एम्पियर करंट आएगा। मतलब कहने का मतलब जितने करंट दिख रहे हैं सारे के सारे करंट कितने हैं, 1 हैं, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, टोटल 2/1, ये आपके पास 2 का रेशियो आ गया। ठीक है बच्चों, तो मैंने कोशिश करी है कि आपको एक छोटे से वीडियो में, बहुत छोटे से वीडियो में आपको लगभग सारे के सारे कंसेप्ट बता दूं, सारे के सारे फॉर्मूले बता दूं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। बहुत मज़ा आया तो और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, और बाकी अच्छे नंबर लाइए। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बाय, टेक केयर।